नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रचना, जो है संस्मरण है। उसका नाम है हम हशमत। लिखा है कृष्णा सोप्ती ने। परंतु यह हम हशमत संस्मरणों का संग्रह है। कृष्णा सोप्ती जी ने उसके 4 भाग लिखे हैं। इसका पहला भाग 1977 में प्रकाशित हुआ है। दूसरा भाग 1999 में प्रकाशित हुआ है। तीसरा भाग 2012 में प्रकाशित हुआ है और चौथा भाग 2019 में प्रकाशित हुआ है। इसमें से पहले भाग में संकलित भीष्म साहनी से जुड़ा जो संस्मरण है, वह संस्मरण शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 2 के सत्र 3 के अंतर्गत अध्ययन के लिए रखा गया है। अतः आज हम देखने वाले हैं हम हशमत भीष्म साहनी संस्मरण। कृष्णा सोप्ती जी का है। भीष्म साहनी जी के जीवन पर, उनके स्मृतियों पर लिखा गया यह संस्मरण है। अतः इस संस्मरण के माध्यम से कृष्णा सोप्ती जी भीष्म साहनी जी से जुड़े कौन सी यादों को, कौन सी स्मृतियों को चित्रित करती है या इस संस्मरण के माध्यम से बताती है, यह आज हम इस संस्मरण के माध्यम से देखेंगे। चलो देखते हैं संस्मरण हम हशमत भीष्म साहनी। हम हशमत भीष्म साहनी कृष्णा सोप्ती जी का संस्मरण है, जो उनके पहले संस्मरण संग्रह से लिया गया है, जिसका नाम है हम हशमत। हम हशमत का अर्थ है गौरव, वैभव। अर्थात कृष्णा सूक्ति लिखित हम हशमत संस्मरणों में ऐसे ही गौरवशाली, वैभवशाली व्यक्तियों के स्मृतियों को उजागर किया है और उनके साहित्यिक लेखनी पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात हम हशमत कृष्णा सूक्ति लिखित जो 4 खंड है, उन खंडों में हशमत का अर्थ है गौरवशाली, वैभवशाली। ऐसे हमारे भारतीय वैभवशाली व्यक्तियों के स्मृतियों को उजागर कर उनकी लेखनी पर, साहित्य लेखनी पर प्रकाश डाला है। ऐसा यह संस्मरण है। ऐसे ही हिंदी साहित्य में गौरवशाली व्यक्ति भीष्म जी रहे हैं। अतः प्रस्तुत संस्मरण में उसके माध्यम से कृष्णा जी ने भीष्म जी के स्थिर व्यक्तिमत्व के साथ हिंदी भाषा की समर्थता और सुथरेपन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो कैसे, आज देख रहे हैं। संस्मरण का प्रारंभ भीष्म जी को मिलने की इच्छा से हुआ है, इसीलिए उन्हें फोन किया था और एक रेस्तरां में मिलने का तय हुआ था। पहली ही मुलाकात थी, इसलिए किसी पत्रिका में छपी फोटो का ध्यान कर भीष्म साहनी को पहचानने की कोशिश वह करने लगे थे। दरवाजे पर टकटकी लगाए सोचने लगे कि अभी कोई लंबा ऊंचा साहनी अंदर दाखिल होगा तो हमें गर्मजोशी से हाथ मिलाना होगा और पाठकों के अंदाज में कहना होगा, भीष्म साहब, आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी, आज पूरी हुई। आने के लिए शुक्रिया। पर उल्टा हुआ, कारण उस वक्त पास वाली मेज पर भीष्म जी पहले ही आकर बैठे थे। उन्होंने पहचाना ही नहीं वह भीष्म जी है। तब क्या होता है, आगे लिखती है। जब वे इंतजार करते करते थक गए तो वेटर को याद दिलाई, जरा बाहर देखिए, बरामदे में कोई साहब इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। भीष्म साहनी नाम है। तब पास में बैठे भीष्म जी ने उन्हें आवाज दी और कहा, हशमत साहब आप ही हैं, इधर आइए। और गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। तब उन्हें महसूस हुआ कि ये भीष्म साहनी नहीं, उनके बेटे हैं। इसीलिए पास में बैठकर भी वो पहचान नहीं पाए थे। इसके साथ भीष्म जी एक सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके गोरे चिट्टे जवान चेहरे और तराश हुई नोक पलक यानी चेहरे की गठन पर
तराशी हुई नोक पलक पर सहजता के दर्शन हो रहे थे, कारण उनके आंखों में न तल्खी थी और न उनके पास कोई हाशिया था, कोई पर्दा नहीं था। इस तरह वह एक सादगी पसंद, सादा मिजाज इंसान है। यानी भीष्म साहनी जी एक सीधे सादे, सादगी पसंद इंसान है। यह इस संस्मरण में कृष्णा जी ने बताया है। आगे वह कहती है, कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कबीले में भीष्म जैसे बरखुरदार को मजबूती से बंधा देख सकते हैं। भीष्म जो है वह सामने है। जितनी आंख और सब्र आपके पास है, उतना ही सहजपन आप भीष्म जी के इर्द गिर्द देख सकते हैं, पा सकते हैं। भीष्म वह चेहरा है जो हम आप में से किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, हर किसी का दोस्त हो सकता है। इस प्रकार संस्मरण के प्रारंभ में कृष्णा जी ने भीष्म साहनी जी के सहजपन जो व्यक्तित्व में है उनके सहजपन यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भीष्म जी का व्यक्तित्व एकदम सहज है, सीधा सरल सरल है, न उसमें कोई तल्खी है न कोई हाशिया है, एकदम सीधा सरल उनका व्यक्तित्व है। यह संस्मरण के प्रारंभ में कृष्णा जी ने यह प्रस्तुत किया है। वैसे देखा जाए तो भीष्म जी के अपनी जिंदगी की जमीन और उनके लेखन की जमीन इसमें बहुत अंतर था, परंतु अपने सहज व्यक्तिमत्व के कारण ही उनका सोचना अंधेरे और उजाले में भी डगमगाया नहीं। यानी उनका अपना जीवन और लेखनी का जीवन इसमें अंतर है, फिर भी उनकी लेखनी डगमगाई नहीं, उनकी नजर कटी नहीं। भीष्म ने इस विभाजन से अपने आप को बचाया है। यह कृष्णा सोपती जी बताती है। जीने के स्तर पर भीष्म के पास एक सुथरा, सुरक्षित, मजबूत चौपड़ा है। इनका इनका जीवन सुरक्षित है, सुथरा है, सुरक्षित है, मजबूत है, जिसने भीष्म के समूचे लेखन और काफी हद तक जीवन दृष्टि को भी प्रभावित किया है। उनकी अपनी राजनीतिक आस्थाएं हैं, इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट है। मोटे तौर पर भीष्म को अपने कितने ही साथियों से कई ज्यादा सुविधा और समग्रता की जिंदगी मिली है। छोटी मोटी सुविधाएं, अच्छा घर, पढ़ी लिखी बीबी, किताबों से भरी शेल्फें और रवनाओं को एक सार करती एक बंदी बनाई जिंदगी। लेकिन उनकी जिंदगी कैसी है? खुशहाल भरी है, सुख संपन्नता से भरी हुई है। जीवन के इस सुरक्षित पैटर्न ने जहाँ भीष्म को पनपने में मदद की, वहाँ लेखन के लिए जमने की जो जमीन सिर्फ चुनौतियों से बनती है। अर्थात उनका जो लेखन है, जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उनके लेखन की जमीन अलग है। उनके लेखन में मध्यवर्गीय परिवार की जो बातें हैं, मध्यवर्गीय परिवार की भावनाएं उनके लेखन में मिलती है, और वह तो एक सुख संपन्न परिवार में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति रह चुके हैं। इसलिए उनके लेखन की जमीन एक चुनौतियों से भरी रही है, भीष्म के आगे से दूर कर दी है, हटा दी है। यही वजह है कि लेखन के स्तर पर भीष्म को ये लड़ाई कुछ दूसरे ढंग से लड़नी पड़ती है। भले ही यह लेखन की जमीन चुनौती से भरी है, लेकिन उन्होंने उसे दूसरे ढंग से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए वह चुनौती, वह संघर्ष उनसे दूर है, उन्होंने हटा दिया है। इसका भी एहसास कृष्णा जी इस संस्मरण के माध्यम से करती है। भीष्म मध्यम वर्ग के खरोंच, जख्म, उसके दर्द और उसके ऊपरी खोल को छू छू कर अपने को उस भीड़ से अलग खड़ा कर लेते हैं और नए सिरे से अपनी पुरानी चित्त परिचित जमीन में उन्हें अंकित करने का निर्णय कर डालते हैं।
यानी उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार के जख्म, खरोंचे, उनका दर्द छू छू कर उन्होंने चित्रित किया है। फिर भी उससे वह अलग खड़ा रहते हैं और उस जमीन को नए सिरे से अंकित करने का प्रयास करते हैं। हशमत इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जिस मध्यवर्गीय खोखलेपन को भीष्म का लेखन उघाड़ता है, उसे देखने की आंख भी उसे उसी वर्ग से मिली है। शिव की दावत से लेकर भगवान के आदमी तक की कहानियों में परिवेश के यथार्थ को भीष्म ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं से परे नहीं जाने दिया। यही वह बिंदु है जो भीष्म जी के रचनाओं को उसके मानसिक घनत्व के बराबर जोड़े रखता है। अर्थात भले उनकी अपनी जमीन, उनकी जिंदगी की जमीन, उनके लेखन की जमीन इसमें अंतर है, फिर भी उन्होंने साहित्यिक मान्यताओं से उसे कहीं भी दूर खड़ा नहीं किया। इसलिए वह उनके मानसिक घनत्व का क्या है, प्रतीक है, ये बताने का प्रयास कृष्णा जी इसके माध्यम से करती है। इंटेलेक्चुअल स्तर पर दर्जा व दर्जा उड़ानों या गहराइयों में खो जाने के साथ जिंदगी के यथार्थ से हट जाना, प्रतिभा के बल पर अपने को विभाजित कर लेना, अपने पर खुद लीग लगाकर समाज से कट जाना किसी भी लेखक के लिए विभाजन से बड़ी ट्रेजेडी है। अगर कोई लेखक लेखन करता है तो उसे इस प्रकार के प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। अपनी प्रतिभा के बल पर अपने आप को विभाजित कर लेना पड़ता है, जिंदगी के यथार्थ से हट जाना पड़ता है, जो जिंदगी है उसे छोड़कर दूसरी जिंदगी को उन्हें स्वीकारना पड़ता है, फिर भी समाज से कट जाना पड़ता है। यह विभाजन की ट्रेजेडी है लेखक के लिए, परंतु भीष्म जी अपने सहजता के कारण इस विभाजन से बच गए हैं। उनका व्यक्तित्व ही सहज है, किसी भी प्रसंगों को, किसी भी बात को सहजता से लेते हैं। इसलिए भले ही उनके जिंदगी की जमीन और लेखन की जमीन से विभाजन है, फिर भी इस विभाजन की ट्रेजेडी से वह बच गए हैं उनके सहज व्यक्तित्व के कारण, ऐसा कृष्णा जी लिखती है। उनकी तारीफ में लेखिका आगे लिखती है कि भीष्म जी का पेशा है अंग्रेजी पढ़ाना, परंतु अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने वालों की अमलदारी वाली ऊंची अदा भीष्म जी में कतई नहीं है। यानी अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोगों में एक ऊंची अदा होती है, वो अपने आप को एक अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं, महसूस करते हैं। यह अदा भीष्म जी में आपको कतई देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ भीष्म जी ने अपनी मादरी जबान अर्थात मातृभाषा हिंदी में साहित्य सृजन किया है। इस तरह अंग्रेजी साहित्य के शिक्षकों और पाठकों को हिंदी की हवा से हो जाने वाले जुकाम से भीष्म जी ने अपने आप को आजाद रखा है। जो अंग्रेजी साहित्यिक होते हैं वह हिंदी को नकारते हैं, उन्हें एक प्रकार से हिंदी भाषा से काम होता है और दूर रहते हैं, हिंदी साहित्य से भाषा के साहित्य से दूर रहते हैं। लेकिन भीष्म जी ने अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृ जबान को सुरक्षित रखा है, तो अपने आप को इस दृष्टि से आज़ाद रखा है, यह कृष्णा जी कहती है। अभी भी अंग्रेजी पर फिदा दोस्तों की बहुत बड़ी कतार है, जो मानकर चली है कि हिंदी पिछड़ेपन की जबान है, इसमें कुछ लिखा भी जा सकता है, इसमें भी उन्हें शंका है, शक है। अर्थात अंग्रेजी पर फिदा लोगों को यह शक है कि हिंदी भाषा में कुछ लिखा नहीं जा सकता, परंतु भीष्म जी ने यह गलत सिद्ध किया है। उनका उपन्यास तमस, उसकी भाषा, उसका शिल्प अगर आप पढ़ेंगे तो यह महसूस होता है कि हिंदी न विचारी लगती है न पिछड़ी है, हिंदी समर्थ है, सुथरी है और जो चाहे व्यक्त कर सकती है। इसलिए तो तमस को अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्थात
उपन्यास की भाषा और शिल्प को जब हम देखते हैं तो यह कतई नहीं कह सकते कि हिंदी एक बेचारी भाषा है, एक पिछड़ी भाषा है। उल्टा यह हम कहते हैं कि हिंदी एक समर्थशील भाषा है, सुतरी है और इसमें जो चाहे हम व्यक्त कर सकते हैं। यह भीष्म सानी जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से सिद्ध किया है। इस प्रकार प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से कृष्णा जी ने भीष्म साहनी जी के सहज व्यक्तित्व के साथ उनके हिंदी भाषा में जो सहज लेखन है उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी भाषा की सार्थकता को स्पष्ट किया है। इस प्रकार यह संस्मरण केवल भीष्म साहनी जी के व्यक्तित्व को स्पष्ट नहीं करता तो उनके साहित्यिक लेखनी के महत्व को स्पष्ट करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ कृष्णा सूक्ति लिखित हम हशमत भीष्म साहनी जी का संस्मरण समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।